नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, क्योंकि ये इतिहास जो हिस्ट्री है, इतिहास का सेकंड पेपर है और मैं इसी पेपर में सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सारे जो चैप्टर हैं वो मैं इस वीडियो के अंतर्गत करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा और ज़रूर से पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से हमारा हिस्ट्री का दूसरा पेपर है वो शुरू होता है, क्योंकि पहला पेपर है वो हमने उसका वीडियो है वो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, पहले पेपर के वीडियो डाल दिए हैं। अब ये दूसरा पेपर है। दूसरा पेपर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। सबसे पहला है सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत। सल्तनत काल का जो इतिहास है वो हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद में है विदेशी विवरण और उसके बाद में है पुरातात्विक साक्ष्य। ये तीन ऐसे साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, जिनके कारण हमें सल्तनत काल का इतिहास पता चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, सल्तनत काल में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसका वर्णन देखते हैं। सल्तनत काल के प्रत्येक सुल्तान के दरबार में अरबी एवं फारसी लेखकों, विद्वानों एवं कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से इस काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यानी कि इस जानकारी का हम संक्षिप्त विवरण आगे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से विवरण है कि 1018 से 19 ईस्वी में अल बरूनी महमूद गजनवी के सेना के साथ भारत आया था, परंतु उसने स्वतंत्र रूप से भारत का अवलोकन किया था और अपने ग्रंथ में विवरण दिया था। उसने 11वीं सदी के भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद इसी सचाऊ ने किया है। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो ये किताब उल हिंद है ये अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी एक अरबी यात्री था जो भारत आया था महमूद गजनवी के काल में। भारत पर जब महमूद गजनवी का काल था तब अल बरूनी भारत आया था और उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, और इसमें भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर उसने प्रकाश डाला है, ठीक है। 11वीं सदी में वो भारत आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़े चचनामा, ठीक है। चचनामा क्या है? यह अरबी में एक लेखक ने लिखी है। इसने अरबों की सिंध विजय के विषय में जानकारी मिलती है। अल कुकी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो अल कुफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज उल मासीर, ठीक है। ऐसे बहुत से ग्रंथ आगे हम पढ़ेंगे। यह पुस्तक हसन निज़ाम द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लिखी गई। यह 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह प्रथम ऐतिहासिक रचना है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है। यह अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। कौन? ताज उल मासीर, ठीक है। आगे बढ़े। आगे है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी, ठीक है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में उतबी द्वारा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हम थोड़े बहुत साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तारीख ए यामिनी, ठीक है। यह ग्रंथ अरबी भाषा में उतबी द्वारा लिखा गया। उतबी गजनवी का निजी अधिकारी था।
इसने सुबुक्तगीन एवं महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको मैं ये बता दूं, सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था। और महमूद गजनवी कौन था? आपको पता ही है, अरबी था। और अरबों, हम आगे देखेंगे कि तुर्की आक्रमण हुए थे कौन कौन से, तो तुर्क था और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए थे, जिसमें महमूद गजनवी भी एक था। आगे हम पढ़ते हैं फ़क्र ए मुदबिर, जिसे आबाद उल हर्ब व शुजाआत कहते हैं। यह ग्रंथ 1228 ईस्वी में लिखा गया। इसमें युद्ध कला का वर्णन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, किताब ए यामिनी। ठीक है, आगे हम पढ़ें तारीख ए जहां गुस्सा। तारीख ए जहां गुस्सा, इसकी रचना है वो अलाउद्दीन अतामलिक जुबैनी ने की थी। इसमें मंगोल शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें चंगेज़ खां के द्वारा जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा किए जाने का भी विवरण है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सियासतनामा की। सियासतनामा क्या है? यह ग्रंथ निज़ाम उल मुल्क तुसी ने लिखा था। इसमें प्रारंभिक तुर्क शासकों के समय प्रचलित गुलामी तथा दासों के प्रशिक्षण आदि की जानकारी मिलती है। अब ये कौन है? निज़ाम उल मुल्क तुसी। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क तुसी हैं ये। आगे पढ़े तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, ठीक है, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज द्वारा की गई। यह काजी सदर ए जहां तथा नासिरी मदरसे का प्रधान था। इस ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद से लेकर नसीरुद्दीन मोहम्मद तक के काल का विवरण है। प्रारंभिक तुर्क वंश के संदर्भ में यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस रचना में नसीरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया है। ठीक है, अब ये आप किताब देख सकते हैं, तबकात ए नासिरी। ठीक है, आगे पढ़े अमीर खुसरो की रचनाएं। कहीं ना कहीं आपने अमीर खुसरो का नाम है वो सुना होगा। जो तुर्की गज़ल है उनमें अमीर खुसरो प्रमुख माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में। 1252 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। यह बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के दरबार को सुशोभित कर रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि बलबन कौन थे? गुलाम वंश के थे ना, बलबन। गुलाम वंश के बाद में आगे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में भी। ठीक है, दिल्ली सुल्तनत में जो गुलाम वंश है ना, उसमें बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, यानी तुगलक काल तक के जो सम्राट थे, राजा थे, उनका शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा। ठीक है, इसका लोकप्रिय नाम तूती ए हिंद था। शेख निज़ामुद्दीन ने इसे तुर्कल्लाह की उपाधि दी। यह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। यानी कि ये अपनी गज़ल है, ठीक है, वो हिंदी शब्दों में भी देते थे, इसीलिए इन्हें प्रथम मुस्लिम कवि जो हिंदी शब्दों को भी प्रयोग में लेते थे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। किनकी? अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली है किरान उल सदायन, दूसरी है मिफ्ताह उल फुतू, तीसरी है नूर सिपीहर, चौथी है देवल रानी खिज्र खान जिसे आशिका भी कहा जाता है, पांचवी है एजाज ए खुसरवी, छठी है तुगलक नामा, इतनी 6 ही है। किरान उस सदायन में जो कौन सी है? पहले वाली है ना, किरान उल सदायन में बुगरा खां द्वारा अपने पुत्र कैकुबाद से मिलने की कहानी है। इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया है। दिल्ली का क्या नाम था पहले? हजरत दिल्ली। किसने नाम दिया? अमीर खुसरो ने। आगे हम पढ़ें
मिफ्ताह उल फुतूह में कौन सी है मिफ्ताह उल फुतूह? ये 2 नंबर वाली मिफ्ताह उल फुतूह, ठीक है। में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का भी क्या है? वर्णन है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे है खजाइन उल फुतूह में। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान का वर्णन है। इनमें मंगोल आक्रमण की जानकारी भी मिलती है। इसे तारीख ए इलाही भी कहा जाता है। देवल रानी खिज्र खां अथवा आशिका में, जैसे देवल रानी खिज्र खां आई थी ना, अमीर खुसरो की रचना, जिसको आशिका भी कहते थे, में गुजरात के राजा रायकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां का उल्लेख है। नूह सिपियर के अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खिलजी के शासन का भी वर्णन है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का भी वर्णन है, ठीक है। आगे हम पढ़ें, एजाज ए खुसरवी में अमीर खुसरो द्वारा संकलित दस्तावेज, आवेदन आदि है। इसमें भी तुर्क शासन के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में किरान उल सदायन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिपिहर, आशिका एवं तुगलकनामा की रचना काव्य शैली में की गई है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। इसका विवरण उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है, ठीक है। आगे हम पढ़ें, सीरत ए फिरोज शाही। इस ग्रंथ के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इसकी रचना 1370 ईस्वी में फिरोज तुगलक के समय हुई थी। यह एक प्रकार से अफीम के ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही का ही विस्तृत संस्करण है। आगे हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं। जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, कुव्वत उल तारीख, सना ए मुहम्मदी, इनायतनामा ए इलाही, मासीर ए सआदत, हजरतनामा आदि ग्रंथों की रचना की गई थी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने इन रचनाओं को लिखा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तारीख ए फिरोज शाही में। तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। साथ ही इसमें तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशा के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो आप इसका चित्र देख सकते हैं, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। ये वाली बुक है जो किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही। आगे पढ़े हैं हम। साथ ही इसमें तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशा के विषय में भी जानकारी मिलती है। फितवा ए जहांदारी में शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है, ठीक है। आगे हम पढ़े तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। यह सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। अगर आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको तारीख ए मुबारक शाही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस सैयद वंश का एकमात्र जो स्रोत है समकालीन, वो तारीख ए फिरोज शाही ही है। आगे हम पढ़ें फुतूहल ए फिरोज शाही, ठीक है। इसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। इससे फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंधन, सैन्य अभियान एवं नीतियों की जानकारी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक का फोटो, ठीक है। ये है फिरोज शाह तुगलक। आगे हम पढ़ें फबाद उल फुआद, ठीक है। यह ग्रंथ अमीर हसन सिज्जी द्वारा लिखा गया। इसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह है। इससे तत्कालीन धर्म, संस्कृति और साहित्य पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं खैर उल मजलिस। इसकी रचना
हामिद कलंदर द्वारा की गई। इसने शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के वार्तालाप का संग्रह है। यह अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एवं मंगोल आक्रमण के प्रभाव की जानकारी देता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मार्को पोलो। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विदेशी विवरणों के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने साहित्यिक जो स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मार्को पोलो। और मार्को पोलो कौन है? मार्को पोलो है विदेशी। ठीक है, और विदेशी विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह इटालवी यात्री था जो चीन के सम्राट कुबलई खां के दरबार में 1274 ईस्वी में आया था। इसे आधुनिक भूगोल का महान पिता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा भी दीजिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी नोट्स लगा दीजिए। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो आधुनिक भूगोल का महान पिता था। इसके अलावा यह पांड्य राजा के दरबार में भी आया था। इसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया है। ठीक है, दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का वर्णन किसने किया? मार्को पोलो ने किया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी के बारे में। यह इटालवी यात्री था जिसने 1420 ईस्वी में दक्कन की यात्रा की, यानी दक्षिण भारत की। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसने यात्रा विवरण से तत्कालीन भारतीय समाज के रीति रिवाज, रहन सहन आदि की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, किसने? निकोलो दी कॉन्टी ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फर्नाओ नुनीज। ये पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पुर्तगाली यात्री घोड़ों का व्यापारी था जो 1535 से 37 ईस्वी के मध्य विजयनगर के शासक अच्युत राय के दरबार में आया था। उसका विवरण तत्कालीन आंतरिक कलह तथा गृह युद्ध के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यानी कि भारत में जब ये आया था ना, तब आंतरिक रूप से एक तरह से की कलह मची हुई थी और गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो इसने अपने ग्रंथ में भारत में आंतरिक कलह और गृह युद्ध की स्थिति को दर्शाया है ज़्यादातर। आगे हम बात करते हैं दुआर्ते बारबोसा। क्या नाम है? दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह चीन में 1500 से 1516 ईस्वी तक रहा था। 1576 में यह भारत आया था। इसने विजयनगर की यात्रा की थी। इसने विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण भी दिया है। ठीक है, तो ये जो दुआर्ते बारबोसा है, ये दक्षिण भारत गया था सबसे पहले, और वहीं पर उसने अपने विवरण में दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में ज़्यादातर विवरण दिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इब्न बतूता जिसको कहते हैं, और कभी कभी इब्न ए बतूता भी कहा जाता है। यह मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यहाँ वह 8 वर्षों तक काजी के पद पर रहा था। ठीक है, काजी क्या होता है? काजी होता है न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होता है? अब इससे ज़्यादा तो मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि न्यायाधीश आपको भी पता होना चाहिए। ये मोरक्को का यात्री था। कौन? इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और यहाँ पर 8 वर्षों तक इसने काजी के पद पर अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई थी। उसने बाद में चीन का राजदूत उसके बाद में उसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। उसने अपने ग्रंथ किताब उल रहला, जिसको रहला भी कहते हैं और किताब उल रहला कह सकते हैं आप, कुछ भी, ठीक है, कह सकते हैं आप, किताब उल रहला भी कह सकते हैं या फिर रहला, सिर्फ रहला भी कह सकते हैं, मैं भारत के विषय में विस्तार से इन्होंने लिखा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है इब्न बतूता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक समरकंदी भी कहते हैं इनको, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ठीक है, यह हेरात का रहने वाला था।
और ये फारसी विद्वान था। इसने 1442 से 43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया तथा 2 ग्रंथ लिखे। इनके 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? मतलौसा सदाई और मजमौला बहराई। ठीक है, ये किसके ग्रंथ है? अब्दुल रज़ाक के ग्रंथ है। आगे हम ये अब्दुल रज़ाक ही है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोहम्मद गवाह। ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद गवाह के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा रचित रियाज उल इंशा मनाजिर उल इंशा में पत्रों का संकलन है। इससे बहमनी साम्राज्य के विषय में सूचना मिलती है। और मैं आपको बता दूं, बहमनी साम्राज्य भी दक्षिण भारत का ही एक साम्राज्य था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के साम्राज्य, 2 बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो ज़्यादातर जो भी विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने दक्षिण भारत की ही यात्रा की है। आगे हम बात करते हैं एथनेसियस निकोतीन। ठीक है, यह एक रूसी यात्री था जिसने 1470 ईस्वी के आसपास दक्कन की यात्रा की थी। इसके विवरण में बहमनी दरबार, सेना तथा वहाँ के लोगों के बारे में उनके जीवन के पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये कौन है? ये एथनेसियस निकोतीन है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डोमिंगो पायस। कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि डोमिंगो पायस, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। एक पुर्तगाली यात्री था जो 1500 ईस्वी से 1502 ईस्वी के आसपास कृष्णदेव राय, अब आपको मैं ये बता दूँ कृष्णदेव राय कौन है? विजयनगर शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके शासक थे कृष्णदेव राय और उनके दरबार में कौन आया था? डोमिंगो पायस आया था। ठीक है, शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। देखिए, हमने साहित्यिक स्रोत देख लिए, विदेशी स्रोत देख लिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सल्तनत काल में बनी इमारतें आज भी उस काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्रारंभिक तुर्की शासकों ने हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट कर उनकी अवशेष सामग्री में मस्जिदों का निर्माण करवाया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुवत उल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है और कुवत उल इस्लाम जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार जो भी दिल्ली में है। ठीक है, करवाया गया है, जिससे इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की जानकारी मिलती है। देखिए, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली क्या होती है? ये जो भवन है ये कुवत उल इस्लाम है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो देख रहे हो ना आप ऊपर, ये गुंबद नुमा, ये तो है इस्लामिक शैली का, और ये जो दरवाजे हैं ना ये भारतीय शैली के हैं। ठीक है, ये ऊपर आप जो ऐसा है ना, ऐसा ये तो है मुस्लिम शैली का है, और ये जो नॉर्मली दरवाजे हैं ना ऐसे हम बनाते हैं घरों के दरवाजे, तो इन दोनों शैलियों को इन्होंने मिला के एक इंडो इस्लामिक शैली का निर्माण किया है। तो आप इनको देख सकते हैं, इंडो इस्लामिक शैली को। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले देखिए, सल्तनत कालीन अन्य इमारतों में बलबन का लाल महल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा, मुबारक शाह खिलजी द्वारा निर्मित उखा मस्जिद बयाना राजस्थान में है, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलकाबाद का किला, सिकंदर लोदी का मकबरा एवं मोठ की मस्जिद आदि प्रमुख हैं। ये आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है,
इनमें सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, हमने दिल्ली सल्तनत की मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ लिया है, पूर्ण रूप से पढ़ लिया। अब हम आगे मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम बेसिकली एक ही राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ममलुक वंश, या जिसे गुलाम वंश या जिसे दास वंश, गुलाम वंश भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, वो इनके संस्थापक माने जाते हैं। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में जितने भी शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे भी हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन मैं इनका इतने वर्णन करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ममलुक वंश, जिनको गुलाम वंश या जिनको दास वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक रहा था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में, जिनके संस्थापक कौन है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को कई नामों से जाना जाता है। प्रथम नाम क्या है? गुलाम वंश है। प्रथम नाम क्या है? गुलाम वंश है। क्योंकि इसने गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने प्रथम 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन अपने समय में गुलाम रह चुके थे। गुलाम वंश क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी भी, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और वह अपनी गुलामी है, मोहम्मद गौरी की जो गुलामी है वो सहर्ष स्वीकार करता था, इसीलिए स्वामी भक्त था। मेरा कहने का ये मतलब है, मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करता है तब अपने जो राजदूत हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, उनको भारत की गद्दी सौंप कर अपने राज्य में चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि भारत अब तेरे हवाले। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पीछे गुलाम वंश कह दो, दास वंश कह दो या ममलुक वंश कह दो, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। आगे देखें, ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन अपने समय में गुलाम रह चुके थे। यद्यपि शासक बनने से पूर्व ही इल्तुतमिश तथा बलबन दास तत्व से मुक्त हो चुके थे, अतः यह नाम उतना मान्य नहीं है। दूसरा नाम है ममलुक वंश। अब ममलुक वंश क्यों कहा जाता है? ममलुक ऐसे दासों को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता की संतान होते थे, अथवा ऐसे दास जिनको घरेलू सेवा में नहीं बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता था, और इस स्पष्टीकरण के आधार पर यह नाम उचित है। घरेलू कार्य मतलब जैसे खाना बनाना है या राजकीय कार्य जो भी है वो घरेलू कार्यों में आते थे। ममलुक किन्हें कहा जाता था? जो सैनिक कार्यों में रहते थे, जिन्हें सैनिक सेवाएं प्रदान की जाती थी, सेनापति बनाए जाते थे, तो उन्हें ममलुक कहा जाता था। तो इनको ममलुक वंश भी कहा जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इस वंश के लिए तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम था इलबरी वंश। ठीक है, इनको इलबरी वंश भी कहा जाता है। इलबरी तुर्क जनजाति का एक कबीला था, ये तुर्क ही थे। ठीक है, और तुर्क जाति का एक कबीला कौन सा था? इलबरी। तो सिर्फ ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तान इसी वंश के हुए, अतः यह नाम उपयुक्त लगता है। मतलब एक ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो ही इलबरी वंश का नहीं था, बाकी सभी इल्तुतमिश, बलबन, ठीक है, और बाकी इसके बाद में सभी जो वंश थे वो इलबरी वंश के थे, तो उनके नाम पर इस वंश का नाम है वो इलबरी वंश पड़ गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक का रहा था। शासनकाल याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक एक तुर्क जनजाति का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश का शासक बना।
जिसके अंतर्गत उसे सिंध और मुल्तान को छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली सहित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आ गया था, सिर्फ किनको छोड़कर, सिंध और मुल्तान को छोड़कर। आगे हम पढ़ें, 1208 ईस्वी में उसे गयासुद्दीन के पुत्र महमूद दास मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जो ऐबक के वैध सुल्तान बनने के लिए आवश्यक था। ठीक है, आगे हम पढ़ें ऐबक के ही बारे में। सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। न तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्के चलाए। हालांकि यल्दौज और कुबाचा द्वारा उसको उत्तराधिकारी संबंधित चुनौतियां भी दी गई, जिनका उसने बड़ी ही कूटनीति कुशलता से समाधान निकाला। उसने अपनी बहन का जो विवाह है वो कुबाचा से करवाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्कदास इल्तुतमिश से करवाया। शासक बनने के बाद उस कुछ समय तक ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक यल्दौज के खतरे से बचने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। देखिए, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? पाकिस्तान में है वर्तमान में, और पाकिस्तान में गजनी का जो खतरा है वो बना रहता है, इसीलिए इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो यालदौज से बचने के लिए अपनी राजधानी है वो लाहौर में बना दी। ठीक है, मतलब लाहौर ज़रूर भारत के निकट था। ठीक है, ताकि वो अपने राजधानी को अपनी निगरानी में रख सके। आगे हम पढ़ें, 1209 ईस्वी में उसने गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा। माना जाता है कि यालदौज जनता के मध्य लोकप्रिय था, इसलिए वहाँ की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उसको गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। ऐबक एक योग्य तथा उदार शासक था। अपनी उदारता की वजह से वह लाखों को बख्शने वाला, लाखों को रिहा करने वाला लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसे कुरान एक ज्ञाता होने के कारण कुरान ख्वा भी कहा जाता था। मतलब उसको कुरान आती थी, कुरान का वो ज्ञाता था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? कुरान ख्वा कहा जाता था। उसके दरबार में ताज उल मासीर के रचयिता हसन निज़ाम तथा फ़क्र ए मुदबिर जैसे विद्वानों की संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, ऐबक की वास्तुकला में भी। अब आप क्या लिखोगे इसमें? कला और संस्कृति किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की कला संस्कृति लिख सकते हो, वास्तुकला भी लिख सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उस काल की वास्तुकला का वर्णन कीजिए, या कुछ भी तरह की। मैंने अभी आपको समझाया था इस प्रकार की वास्तुकला। ठीक है, ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो कैसी शैली में थी? इंडो इस्लामिक शैली में थी। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों जाता है? ये ऐसे ही लगा हुआ है, बीच में 2.5 है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 2.5 दिन में बन के ये तैयार हो गया था, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करें, दिल्ली में ही उसने कला ए राय पिथौरा के पास में एक नगर की स्थापना की, जो दिल्ली के प्रारंभिक 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये रहा, आप देख रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो सिर्फ 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 1199 ईस्वी में इसने दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी सूफी संत थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के नाम पर हुआ है। कुतुबुद्दीन बख्तियार थे ना, कुतुब मीनार का निर्माण
और बेसिकली कुतुबुद्दीन का नाम भी इन्हीं के नाम पर आता है। यह मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। मतलब कुतुबुद्दीन ने क्या किया कि कुतुब मीनार की जो सबसे पहली मंजिल है उसका निर्माण करवा दिया। सबसे पहली मंजिल है उसका तो निर्माण करवा दिया, लेकिन पूरा किसने किया? पूरा तो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की चोगान तुर्की शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे जो शासन में बहुत ही अयोग्य थे और ज़्यादा शासन इनका था नहीं, सिर्फ 1 वर्ष 1210 में ही कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी और 1210 तक ही ये रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह एक कमज़ोर एवं अयोग्य शासक था, अतः दिल्ली की जनता ने उसका विरोध किया। आराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। अब आपको मैं बता दूं इल्तुतमिश कौन है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, यानी कि उनकी पुत्री थी ना, उनका विवाह इल्तुतमिश के साथ में करवाया हुआ था और इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे और दिल्ली की जनता ने आराम शाह को हटाने के लिए इल्तुतमिश को न्योता दिया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट आराम शाह को परास्त कर दिया और गद्दी पर स्वयं बैठ गए इल्तुतमिश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश जिनका शासनकाल रहा था 1211 से 1236 ईस्वी तक, यानी कि इनका शासनकाल 26 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। वह ऐबक का दास एवं दामाद था। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, और जो दामाद होते हैं ना, उनको भी बेसिकली उस काल में गुलाम ही माना जाता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम थे और ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो इनको गुलामों के भी गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। पहला सुल्तान कैसे? जैसे ऐबक ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण की। साथ ही उसने अपनी राजधानी को दिल्ली को बनाया। पहले कौन सी थी? पहले लाहौर थी। आपको पता होगा, पहले लाहौर थी और उसके बाद में दिल्ली बनाया, जबकि ऐबक और आराम शाह लाहौर से ही शासन कर रहे थे। ठीक है, आगे हम पढ़े। इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने सामने अनेक चुनौतियाँ थी। देखिए, इल्तुतमिश जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी। अब उस चुनौतियों को इल्तुतमिश को सामना करना था। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? सबसे पहली चुनौती, बंगाल के गवर्नर थे ना, बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा कर दी थी कि एक बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बनेगा, भारत में शामिल नहीं होगा। तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, भारत में ही रहो, तुम्हारा लाभ होगा भारत में रहकर ही। दूसरी है कौन सी समस्या? अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब आराम शाह अच्छा शासक नहीं था, सिर्फ लाहौर में ही बैठा रहता था, ठीक है, अयोग्य शासक था, तो इल्तुतमिश जब नया नया बना था तब अव्यवस्था थी और अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजपूत राजा क्या करना चाहते थे? अपने राज्य को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, बंगाल की तरह। ठीक है, ऐबक के द्वारा 2 प्रतिद्वंदी अमीर याल्दौज और कुबाचा द्वारा सत्ता को चुनौती दी गई, मतलब इन्होंने आक्रमण किया था। उसके समय मंगोल आक्रमण की समस्या उभरकर सामने आई थी।
मंगोल भी आक्रमण कर रहे थे वहाँ से। नवविजित क्षेत्रों में प्रशासन का एक ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका था, अतः साम्राज्य का संगठित करने की ज़रूरत थी, एक साथ करने की ज़रूरत थी, संगठित करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इन सब चुनौतियों का सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा था जब वे गद्दी पर बैठे थे। तो इल्तुतमिश से समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया, वहीं पर। ठीक है, इल्तुतमिश ने समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया। पहला, बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसका उत्तराधिकारी उसामुद्दीन एवाज खिलजी गयासुद्दीन के नाम से शासन बन बैठा था। इल्तुतमिश के पुत्र थे नसीरुद्दीन मोहम्मद ने गयासुद्दीन को पराजित किया। 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अतः बंगाल में मलिक बल्का खिलजी ने विद्रोह कर दिया। अंततः 1230 से 31 में ही अंतिम रूप से बंगाल को जीत लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है, दूसरी समस्या का समाधान किस प्रकार से किया। इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों को दोबारा जीता। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता, 1227 ईस्वी में नागौर को और 1231-32 ईस्वी में ग्वालियर पर नियंत्रण किया। 1234 ईस्वी में उसने मालवा को जीता और माना जाता है कि वह उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर भी लाया था। तो राजपूत राज्यों को भी उसने पुनः जीता। आगे बात करते हैं तीसरी चुनौती का किस प्रकार से सामना किया। इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही याल्दौज ने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश किया। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और उसने याल्दौज की नाम मात्र की संप्रभुता स्वीकार कर ली। माना जाता है कि जब ख्वारिज्म के शासक ने याल्दौज को पराजित करके उससे गजनी छीन लिया तो याल्दौज ने पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कुबाचा भी इल्तुतमिश को चुनौती दे रहा था। कुबाचा ने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चौथी समस्या, तीसरी है साथ में। इल्तुतमिश ने बारी बारी से इस समस्या का हल निकाला। उसने 1215 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में याल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया। इसके बाद उसने कुबाचा के विरुद्ध अभियान भी किया, किंतु उसकी शक्ति नहीं तोड़ी जा सकी। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा के सिंध पर दोबारा हमला किया और 1228 ईस्वी में सिंध में डूबकर कुबाचा मर गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथे चुनौती के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने सामना किया। 1221 ईस्वी में मुस्लिम के प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत की तरफ भागा। मंगोल शासक चंगेज खां के पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ गया। मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, अतः वे चंगेज खां सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा। इस तरह दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। तो इस प्रकार से चतुरतापूर्वक इल्तुतमिश ने अपने आप को मंगोलों से भी बचाया और सारी समस्याओं का हल भी निकाला। पांचवी समस्या कौन सी थी और जिसका निवारण किस प्रकार से किया। इल्तुतमिश के सामने मुख्य समस्या थी प्रशासन का संगठन करना। इल्तुतमिश ने संगठनात्मक कार्य को भली भांति पूरा किया, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम संगठनकर्ता भी कहा जाता है और योग्य सम्राट भी यही थे सबसे ज़्यादा। उसने एकता व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था को संगठित किया। अब वेरी इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी व्यवस्थाओं को अपने राज्य में लागू किया। सैन्य व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था और एकता व्यवस्था। एकता प्रणाली थी, सैन्य व्यवस्था थी और मौद्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, आगे है इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने चांदी का प्रथम मानक सिक्का, अब ये भी कहा जाता है कि टंका किसे कहते हैं। टंका वो है जो शुद्ध चांदी का था,
शुद्ध चांदी का प्रथम मानक सिक्का टंका कहलाता है, जो लगभग 175 ग्रेन का होता था। और इसके अतिरिक्त उसने तांबे के सिक्के भी चलाए, जिसको जीतल भी कहा जाता था। अब जीतल और टंका, आप कह सकते हैं कि जीतल और टंका से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित कर प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। इस 40 अमीरों के दल को तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल, 40 अमीर सुल्तानों या गुलामों का दल तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल कहलाता था। और किसने, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए संगठित करने के लिए इनको बनाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्क जनसंख्या को बसाया ताकि हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित न हो सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुनसिर बिल्ला से खिलअत का प्रमाण पत्र, विशिष्ट अधिकार पत्र कहते हैं जिसको, प्राप्त किया। और इस तरह इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान बन गया। इसके अलावा उसने न्याय व्यवस्था के विकास के लिए भी कुछ काम किए। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने शेर की 2 मूर्तियां बनवाई। दोनों के मुंह में जंजीर लटकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वह उस जंजीर को खींच देता था, जिसके परिणाम स्वरूप न्याय की घंटी बजने लगती थी। किस प्रकार से, जैसे राज्य के बाहर में 2 शेर होते थे और उनके मुंह में जंजीरें लगी होती थी, और उन जंजीरों की जो लाइन थी वो उस इल्तुतमिश के दरबार से जुड़ी हुई थी। जैसे ही कोई व्यक्ति उन जंजीरों को खींचता था तो संकेत है वो इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच जाते थे, और इल्तुतमिश को समस्या का हल, मतलब समस्या आ जाती थी और वो समस्या का हल ढूंढने लगता था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी तथा अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने मिनहाज उल सिरा तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। साथ ही उसने राज्य के खर्च से चलाए गए 2 कॉलेजों की स्थापना की, जिनके नाम क्या थे, म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। हमने कहा था ना पहले क्लिप में कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसको पूर्ण करवाने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं 1235 ईस्वी में बामियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हम बात करते हैं 1235 ईस्वी में बामिया का अभियान हुआ था। ठीक है, जिसको इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कहा जाता है। ठीक है, मिनहाज उस सियार के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता तथा कुलीनता का मुकाबला कभी किसी ने नहीं किया है। इतना परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण तथा विद्वानों व बुजुर्गों का सम्मान करने वाला ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से गद्दी हासिल की हो। मतलब स्वयं किसी की दी हुई नहीं है या वंशानुगत नहीं है, इसने लड़के अपनी गद्दी को प्राप्त किया था। और अभी जो गुण है वो आपने देख ही लिए हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में तो इतना ही। हम आगे बात करते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है,
जो हमने पढ़ा गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब वो एक तुर्क शासक था मोहम्मद गौरी, और वो बाहर से आया था। तो हम आज तीसरी क्लिप में भारत पर तुर्कों के आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों से हुई पराजय तथा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कई नई शक्तियों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का उदय हुआ। इन्होंने भारत में आगामी लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान भारत विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, किंतु 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थितियां बनने लगी। ठीक है, आगे हम बात करें भारतीय शासक आपसी संघर्ष एवं केंद्रीय सत्ता के अभाव में तुर्कों का सामना नहीं कर सके। मतलब कि वो स्वयं ही लड़ रहे थे एक दूसरे की गद्दी के लिए, तो जब तुर्क आए तो वो तुर्कों का सामना ही नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप भारत में तुर्कों का आक्रमण सफल हो गया और इस तरह अरबों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को तुर्कों ने पूरा किया और भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अल्पतगीन के बारे में। ये प्रथम तुर्क शासक था। देखिए तुर्क कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुर्क कौन थे? तुर्क एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी जो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर रहती थी। उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया एवं एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा। अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। ठीक है, ये अल्पतगीन की फ़ोटो आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अल्पतगीन सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर वह गजनी वंश की स्थापना कर सका। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक फिर बलबक्तगीन गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन, और उसके बाद कौन बैठा? सुबुक्तगीन। ठीक है, इसके बाद पिराई फिर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। सुबुक्तगीन एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन? सुबुक्तगीन। और आगे हम देखेंगे सुबुक्तगीन कौन था। सुबुक्तगीन महमूद गजनी का पिता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने ही किया था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की मुस्लिम था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था। सुबुक्तगीन के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी शासक बना। कब? 998 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी का शासनकाल कब से कब तक था? महमूद गजनी का शासनकाल 998 ईस्वी में शासक बनने के बाद महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया। 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 1027 में भारत पर आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, आगे उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को ही लूटना था। भारत से धन एकत्रित करके अपने देश में गजनी साम्राज्य में लेके जाना महमूद गजनी का उद्देश्य था। आगे हम पढ़ते हैं 1001 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। ठीक है, अपने अपमान को
के कारण जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण करने के दौरान रास्ते में बेरा के निकट आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी पर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1009 ईस्वी में आनंदपाल को बेहंद के निकट पराजित करते हुए सिंध के नगरकोट तक महमूद ने अधिकार कर लिया। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर हमला किया। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के राजा उसे रोकने में असफल हुए, क्योंकि वो अपनी विशाल सेना के साथ में भारत को लूटने के लिए आया था। ठीक है, ये देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी था उसका जो शासन वो इस पूरे एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसी को। 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया। रास्ते में बुलंदशहर और मथुरा पर भी आधिपत्य कर लिया। मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को लगभग 1000 मंदिरों को लूटपाट करके उसने नष्ट कर दिए। लूट तो की नहीं, लूट के साथ में उन मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। ठीक है, आगे मेन जो कारण है, मेन जो उसका आक्रमण है वो आता है सोमनाथ पर आक्रमण 1025-26 में करता है। तो उससे पहले ये देख लेते हैं 1020 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया। 1021-22 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया एवं कालिंजर के किले का घेरा डाला। उसने विद्याधर के साथ संधि कर उसे 15 किले उपहार में दिए। 1025-26 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। यहाँ से उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। इस समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। 1027 ईस्वी में उसने अंतिम आक्रमण जाटों पर किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पूरी जीवन शैली में उसने आक्रमण ही करते रहे, वो भी भारत पर। आगे अन्य तथ्य कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। महमूद गजनवी एक कुशल सेनानी, साहसी शासक, शिक्षित एवं सुसभ्य व्यक्ति था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी, असजदी एवं फर्रुखी जैसे विद्वान थे। उतबी ने तारीख-ए-यामिनी, फिरदौसी ने शाहनामा एवं अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। ठीक है, और अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, ये अल-बरूनी के बारे में हमने पिछले क्लिप में पढ़ा था। आगे मोहम्मद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसके एक तरफ तो अरबी भाषा एवं दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में मुद्रा अंकित की गई थी। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो भाषा है, ये वाली भाषा कैसी है, अरबी भाषा है, और ये वाली जो भाषा है ये वाली संस्कृत की भाषा है। तो दोनों तरफ इसने क्या किया, दोनों भाषाओं को एक साथ महत्व घोषित किया। ठीक है, महत्वपूर्ण घोषित किया। महमूद गजनवी की लूटपाट से भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। साथ ही अनेक हिंदू लोगों को मुसलमानों बना दिया और जिससे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मुस्लिम बना रहा था और ये करने का इसका मुख्य उद्देश्य भारत में और संपूर्ण जगत में वैसे तो इस्लाम धर्म को बढ़ाना था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम शियाउद्दीन मोहम्मद गौरी। मैंने कहा ना, ये शियाउद्दीन मोहम्मद गौरी मतलब शियाउद्दीन तो ऐसे ही शौक के लिए नाम रखा है, बाकी इनका नाम तो मोहम्मद गौरी ही है। मोहम्मद गौरी का शासक गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनवी की
मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के पश्चात एशिया की राजनीति में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस शून्यता को भरने के लिए दो राज्य अस्तित्व में आए, एक ईरान में ख्वारिज्म का राज्य और दूसरा उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में गौर साम्राज्य। ठीक है, गौर साम्राज्य का जो रचयिता था वो मोहम्मद गौरी ही था, मतलब उसको गौर साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक। आगे बात करते हैं। माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी के लिए उत्तराधिकारी बहराम शाह ने गौर राज्य की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस कर गौर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के दो भाइयों की हत्या करवा दी। प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन ने गजनी प्रदेश पर हमला कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहां सोज विश्वदाहक की उपाधि प्राप्त हुई। 1163 ईस्वी में संसबनी शाखा के गौर शासक गयासुद्दीन मोहम्मद को गौर राज्य की गद्दी प्राप्त हुई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तुर्क जनजातीय परंपरा का पालन करते हुए उसने छोटे भाई सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी ने अपने सारी शक्तियां भारतीय क्षेत्र की तरफ प्रसार में लगाई, जबकि गयासुद्दीन का ध्यान मध्य और पश्चिम की तरफ केंद्रित रहा। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो पंजाब तथा सिंध को जीतना था। उसने किरथर पहाड़ियों में बोलन दर्रे से होकर जाने का निश्चय किया। आगे बढ़े। इससे पूर्व 1175 में वह करमातियों से मुल्तान जीत चुका था। उसके बाद उसने उच्च तथा निचले सिंध को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु गुजरात के प्रतापी शासक मूलराज या भीम द्वितीय ने अपनी साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी को पराजित कर दिया। वह भारत में गौरी की प्रथम पराजय थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि पंजाब को आधार बनाए बगैर भारत का सफल अभियान नहीं किया जा सकता था। अतः उसने पंजाब में गजनी वंश के शासक मलिक खुसरो को परास्त किया और 1179 ईस्वी में पेशावर पर गौरी का अधिकार हो गया। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की पहले राजधानी थी पेशावर। आगे हम बात करते हैं। 1185 में उसने सियालकोट एवं 1186 ईस्वी में लाहौर को जीतकर पंजाब से गजनी वंश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व की ओर देखा, जहां विभिन्न राजपूत राज्यों का शासन था। इस समय उत्तरी भारत में दिल्ली एवं अजमेर पर चौहान वंश का शासन था। दिल्ली की स्थापना तोमर शासक आनंदपाल ने 8वीं सदी में की थी। ठीक है, देखिए लगातार 3 जो क्लिपें हैं, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और उनके विवरण भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने तुर्कों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो लगातार 3 क्लिपें हमने कर दी है। चौथी क्लिप है हिंदू क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्योंकि आपके सिलेबस में मिहिर भोज को भी दिया गया है। और मिहिर भोज कौन थे, इनकी उपलब्धियां, सिर्फ आपके सिलेबस में मिहिर भोज की उपलब्धियां ही हैं। क्या है उपलब्धियां? मतलब जीत और विजयों के बारे में कहा गया है। तो चलिए, हिंदू क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी का इतिहास देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिहिर भोज की आरंभिक राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी? मिहिर भोज के दादा कौन थे? नागभट्ट, जिनका शासनकाल 805 से लेके 833 तक था, ने सम्राट हर्षवर्धन के समय से उत्तरी भारत की शाही राजधानी और संप्रभुता की प्रतीक कन्नौज नगरी को जीतकर एक साम्राज्य की नींव रख दी थी। किंतु मिहिर भोज का पिता रामभद्र, जिनका शासन कब था? 833 ईस्वी में, एक कमज़ोर शासक था
जिसके शासनकाल में प्रतिहारों के शासन की बागडोर शिथिल पड़ गई थी, रुक गई थी। सामंत सिर उठाने लगे थे तथा प्रतिहार साम्राज्य सिकुड़ गया था। हालांकि कन्नौज पर तब से रामभद्र का अधिकार बना रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि मिहिर भोज के शासनकाल के पहले वर्ष का बराह ताम्रपत्र अभिलेख जो 836 ईस्वी में लिखा गया था, उसने महोदय यानी कि कन्नौज से ही जारी किया था। ग्वालियर क्षेत्र पर भी संभवतः रामभद्र के अधिकार में था। इन राजनीतिक परिस्थितियों में मिहिर भोज ने शासन की बागडोर संभाली। मतलब अपने पिता के अयोग्य शासन से लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए मिहिर भोज शासन में उतरे और उन्होंने शासन की सत्ता को संभाला। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का निर्माण मिहिर भोज ने सबसे पहले उन राज्यों को वापस लेने का प्रयास किया जो उसके पिता के नियंत्रण से बाहर निकल चुके थे। बराह ताम्रपत्र अभिलेख जो 836 ईस्वी में लिखा गया था, पहले देखा, से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने सर्वप्रथम कालंजर मंडल बुंदेलखंड में अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की तथा अपने दादा नागभट्ट के समय के उस नागभट्ट सेकंड, ठीक है, या सेकंड लिखा हुआ है, नागभट्ट सेकंड के समय के उस भूमिदान का पुनः नवीनीकरण किया जो कि उसके पिता रामभद्र के समय प्रचलित हो गया था। बुंदेलखंड के झांसी जिले में स्थित देवगढ़ नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख जो 862 ईस्वी में लिखा गया था से ज्ञात होता है कि भोजदेव ने देवगढ़ भुक्ति में महासामंत विष्णु राम की तैनाती कर रखी थी। सीमावर्ती ग्वालियर क्षेत्र रामभद्र के समय से भी प्रतिहारों के अधिकार में था। ग्वालियर अभिलेख जो 874-75 में लिखा गया था के अनुसार गोपाद्री यानी ग्वालियर जिसको कहते हैं अभी वर्तमान में रामभद्र ने मर्यादा धुर्य तथा आदिवरा भोजदेव ने कोटपाल किलेदार तैनात कर रखे थे। कालंजर मंडल की विजय के बाद उसने अपने चाहमान सामंत की सहायता से अरबों को पराजित किया जो संभवतः चंबल नदी तक घुस गए थे। चाहमान शासक चंद महासेन के धौलकर अभिलेख 842 ईस्वी के अनुसार चर्मनवती चंबल नदी जिसको कहते हैं, पहले चर्मनवती कहते थे अभी चंबल नदी कहते हैं, के तट पर मलेच्छ अरब शासकों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। संभवतः चंद महासेन मिहिर भोज का सामंत था और उसने यह विजय अपने मिहिर भोज की सहायता से प्राप्त की। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसी संघर्ष के बाद मिहिर भोज ने गुर्जरातरा भूमि पर विजय प्राप्त की। दौलतपुर ताम्रपत्र अभिलेख 843 ईस्वी में लिखा गया के अनुसार मिहिर भोज ने एक अन्य भूमिदान का गुर्जरातरा भूमि में पुनरुद्धार किया जो कि उसके द्वारा उसके परदादा वत्सराज के समय स्वीकृत और उसके दादा नागभट्ट के द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह भूमिदान गुर्जरातरा भूमि के डेडवानक विषय के सिवा ग्राम से संबंधित है। जोधपुर क्षेत्र में इस समय मंडोर का प्रतिहार वंश मिहिर भोज का सामंत था। संभवतः गुर्जरातरा भूमि उसके शासन के अंतर्गत थी। मंडोर के प्रतिहार शासकों में बौक का जोधपुर अभिलेख जो 837 ईस्वी तक तथा कुक्कुड के घटियाला अभिलेख 867 ईस्वी तक प्राप्त हुआ है। मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल मिहिर भोज के सामंत थे। गुहिल राजवंश के शासन बालादित्य के चाटसू अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके पूर्वज हर्षराज ने उत्तर की विजय के बाद अपने स्वामी भोज को घोड़े भेंट किए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मिहिर भोज और बंगाल के पाल। ठीक है, देखिए अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला जो है ये भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए मैं ये छोड़ रही हूँ। मैं इतना पूरे वाला ऊपर वाला ही पढ़ूंगी। ठीक है, पूर्व की तरफ साम्राज्य विस्तार के प्रयास में मैं मिहिर भोज और बंगाल के पाल राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ उनके बारे में बता रही हूँ। पूर्व की तरफ साम्राज्य विस्तार के प्रयास में मिहिर भोज का टकराव बंगाल के तत्कालीन पाल शासक देवपाल जो
815 से 855 ईस्वी तक रहा था तथा उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल के साथ होना स्वाभाविक था। नारायण पाल के बादल अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवपाल ने गुर्जरनाथ के दर्प को चूर कर दिया था। संभवतः उसने गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के पिता रामभद्र को पराजित किया था। ठीक है, तो आप ये नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे हम देखें, मिहिर भोज और बंगाल के पालों के संघर्ष में अंतिम विजय मिहिर भोज की हुई। मिहिर भोज की इस विजय में उसके गुहिलों सामंत हर्षराज के पुत्र गुहिल उसके तथा गोरखपुर के कलचुरी सामंत गुनाम बोधित देव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुहिल वंशी बालादित्य के 400 अभिलेख से अनुसार उसके एक पूर्वज हर्षराज ने उत्तर में राजाओं पर विजय प्राप्त कर भोज को घोड़े भेंट किए। हर्षराज के पुत्र गुहिल सेकंड ने सुबंद्री किनारे से प्राप्त शानदार घोड़ों से गौड़ के राजा का पराजित किया और पूरब के राजाओं से नजराने वसूल किए। संभवतः गुहिल की अपने पिता हर्षराज की भांति मिहिर भोज का संबंध था और उसने ये विजय अपने अधिपति भोज के लिए प्राप्त की थी। गोरखपुर जिले से प्राप्त 1077 ईस्वी के कहला प्लेट से अभिलेख के अनुसार कलचुरी वंश के गुनाम बोधित देव ने भोजदेव से एक भूमि क्षेत्र प्राप्त किया और उसने गौड़ के सौभाग्य को छीन लिया। गुहिल और गुमान देव बोधिदेव ने गौड़ शासक पर ये विजय प्राप्त की और मिहिर भोज के लिए उसके नेतृत्व में प्राप्ति की। ठीक है, आगे हम देखते हैं मिहिर भोज और दक्कन के राष्ट्रकूट। ठीक है, प्रतापगढ़ अभिलेख 955 ईस्वी में प्राप्त हुआ था के अनुसार चाहमान राजाओं का परिवार सम्राट भोजदेव के लिए बहुत प्रसन्नता का स्रोत था। प्रतापगढ़ का चाहमान शासक गोविंद राज मिहिर भोज का सामंत था। दक्षिणी राजस्थान और उज्जैन के आसपास क्षेत्रों में अपना विजयी परचम लहराने के पश्चात मिहिर भोज ने अपने खानदानी शत्रु राष्ट्रकूट वंश से अपनी शक्ति आजमाने का निश्चय किया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तथा कृष्ण सेकंड 880 से लेके 914 तक मिहिर भोज के समकालीन शासक थे और अमोघ वर्ष के आरंभिक शासनकाल में उसे गंग वंश और वेगी के चालुक्यों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लाट प्रदेश की राष्ट्रकूट शाखा ने भी उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इस शाखा की स्थापना गोविंद सेकंड के भाई इंद्र ने 800 ईस्वी में की थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।